हमने एज ए कॉन्ट्रैक्टर और एज ए सिविल प्रोजेक्ट लेकर के हमने एनटीपीसी से दिल्ली से काम स्टार्ट किया और वही हमारी सक्सेस की स्टोरी है। गेल के जितने भी पाइपलाइन का है और टर्मिनल स्टेशन बनाना है तो ऑल ओवर इंडिया में गेल है, इंडियन ऑयल है, ओएनजीसी है, इसके सारे प्रोजेक्ट मैंने धीरे धीरे करते गए और वहीं से हम आगे बढ़ते गए। हम पीछे अपना लाइफ में मुड़ के नहीं देख। साल का 60 करोड़ से 70 करोड़ है, 80 करोड़ भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज। आज की सक्सेस स्टोरी में हम आपको बता रहे हैं गया बिहार से चलकर दिल्ली एनसीआर आने वाले सिविल इंजीनियर जेपी गुप्ता की। जी हां, जेपी गुप्ता ने अपनी मेहनत एवं टैलेंट की बदौलत एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। नौकरी करने की बजाय वे खुद की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं जिसके देश भर में काम फैले हुए हैं और उनका सालाना टर्नओवर 70 करोड़ के आसपास है और वर्तमान में वो बॉलीवुड फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अब मेरा नाम तो झूलन प्रसाद गुप्ता है, जैसे शॉर्ट में जेपी गुप्ता बोलते हैं। हम छोटे से गांव में एक गया डिस्ट्रिक्ट का गया डिस्ट्रिक्ट में पंचानपुर से हैं और वहीं से हमारी प्राथमिक विद्यालय से पढ़ाई हुआ। उसके बाद हम झारखंड चले गए, वहाँ से हमने 6, 7, 8 पढ़ाई किया। उसके बाद फिर गया कॉलेज से हमने 12th करने के बाद हमारी इच्छा थी कि इंजीनियरिंग करें। तो इंजीनियरिंग भी करने का एक मकसद था, क्योंकि जब मैं छठ पूजा में गया था गांव में तो मेरे दिल में आया कि भाई सिविल इंजीनियरिंग क्यों करना है। तो मैं उसमें देखा था नदी में कि फ्लाईओवर बन रहा है, किस तरह से इंजीनियर बना रहे हैं, तो उससे हमारा क्यूरियोसिटी आया कि नहीं, इस सिविल इंजीनियरिंग मतलब अगर पानी में अगर ये पुल बना रहे हैं तो इसका मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें इंजीनियरिंग है। तो मैंने वहाँ से सिविल इंजीनियरिंग लेने के लिए सोच लिया। तो वहाँ से फिर मैंने मद्रास चला गया। मद्रास से मैंने AMI इंजीनियरिंग की बीटेक किया। वहाँ से बीटेक करने के बाद वहाँ पे काम भी करते थे, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई ख़त्म होने के बाद मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद मैं सिविल सर्विस UPSC एग्ज़ाम देने की तैयारी करने के लिए 2 साल यहाँ पे लगातार संघर्ष करता रहा। साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाता रहा, जिससे हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक रहे। और हमारा इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं था, बैकग्राउंड भी उतना हमारा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं था कि ताकि हम उतना सस्टेन करें। तो फिर मैंने बाद में फिर ज्वाइन कर लिया सर्विस विदेश संचार निगम लिमिटेड BSNL। वहाँ पे मैंने 2 साल नौकरी करने के बाद फिर मैंने रिजाइन करने के बाद फिर प्राइवेट नौकरी किया। प्राइवेट भी 2 साल नौकरी किया। प्राइवेट नौकरी करने से मैं ये चीज़ सीखना चाहता कि एक्सपीरियंस क्या है, सिविल इंजीनियरिंग में काम करने के बाद फिर कितना एक्सपीरियंस होता है। तो वहाँ से मैंने प्राइवेट करने के बाद फिर वहाँ भी मन नहीं लगा तो हमने उसको भी रिजाइन मार दिया। उसके बाद मेरे को मन में यही आया कि भाई क्यों ना हम अपना बिजनेस करें, क्यों ना हम, जब प्राइवेट में भी हमने काम करके देखिया, गवर्नमेंट जॉब भी करके देखिया, लेकिन हमारा वहाँ से कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ जो हमारा पढ़ाई किया था। तो हमने एज ए कॉन्ट्रैक्टर और एज ए सिविल प्रोजेक्ट ले करके हमने एनटीपीसी से दिल्ली से काम स्टार्ट किया और वही हमारी सक्सेस की स्टोरी है। तो कोई चीज़ भी सक्सेस के बिहाइंड ना कोई होता है। फैमिली का जिम्मेदारी था कि हमारी अर्ली एज में शादी हो गया था और शादी हो गई हमारे मतलब ये जिम्मेदारी था कि हम बच्चे को किस तरह से आगे एजुकेशन करेंगे, चाहे क्योंकि हमारे जब 9th में था तभी हमारा शादी हो गया था। और जब उसके बाद जब हमने जॉब छोड़ लिया तो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, तो इसलिए हमने अपना काम शुरू करने के सोचा। जब अपना एनटीपीसी से काम शुरू किया उस समय हम छोटे से गांव मतलब यहाँ पे नागलोई, क्योंकि उधर का इतना पैसा हम बियर नहीं कर सकते तो हम नागलोई वहाँ पे सेटल किए। नागलोई से रहना चलो, वहाँ से डेली हम एनटीपीसी आते थे, एनटीपीसी जाते थे। एनटीपीसी डेली का हमारा आने जाने का रूटीन बना हुआ था और वहाँ से हम एनटीपीसी से अपना बिजनेस को ग्रो किए। और जब 2004 से हम बिजनेस को ग्रो किए और आज 2022 है, हम कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे। एक से प्रोजेक्ट एक करते करते एनटीपीसी है, गेल है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स FDDI में गए, वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट किए। उनके सारे जो ऑल ओवर इंडिया में 12 यूनिवर्सिटीज़ है उसके प्रोजेक्ट किए। गेल के जितने भी पाइपलाइन का है और टर्मिनल स्टेशन बनाना है तो ऑल ओवर इंडिया में गेल है, इंडियन ऑयल है, ONGC है, इसके सारे प्रोजेक्ट मैंने धीरे धीरे करते गए और वहीं से हम आगे बढ़ते गए। हम पीछे
अपना लाइफ में मुड़ के नहीं देखे। साल का कितना का टर्नओवर अभी तक है? साल का 60 करोड़ से 70 करोड़ है, 80 करोड़ भी है। लेकिन क्या है ना, कोरोना के टाइम में भी थोड़ा सभी कंपनियों का लॉकडाउन डाउनफॉल हुआ, लेकिन हमने अपने टर्नओवर को बरकरार रखा। मतलब कोरोना 20, 21, 22 में भी हम अपने टर्नओवर डाउन नहीं होने दिए, क्योंकि हम अपना मेहनत से, और हमारे एम्प्लॉई थे और हमारा जो भी कोलीग थे, वो सब सारी कड़ी मेहनत था। हमने जितने भी कोरोना में 6 महीने या 7 महीने या साल भर का जो बैठने की सैलरी देना था, वो भी मैंने सब एम्प्लॉई को दिया, बैठ कर के सैलरी दिया, ताकि भाई किसी तरह से हमारे तरफ से मतलब जो हमारी जिम्मेदारी था जिम्मेदारी निभाया। तो कितने लोगों को अभी तक आप रोजगार दे पा रहे हैं और कितने लोगों को अभी तक ठेकेदार आप बना चुके हैं? ठेकेदार तो हम लोग जो कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट तो कम से कम 50 आदमी को बना दिए, जो बिहार से भी हैं और राजस्थान से भी हैं और उड़ीसा से भी हैं और कुछ अलग स्टेट भी हैं। और रोजगार करीब हम 150-200 आदमी को दे रहे हैं। अभी इंजीनियर 75-76 इंजीनियर है और बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं। तो ऑफिस आपका कहाँ है? ऑफिस में दिल्ली है, दिल्ली में साउथ एक्स पार्ट 1 में है, उसके बाद नोएडा में है, वेब सिल्वर टावर सेक्टर 18 नोएडा में, और मुंबई में है। फिल्म लाइन में आपका रुझान कैसे बढ़ा और कैसे फिल्म निर्माण की ओर आगे बढ़े आप, उसके बारे में बताएं। फिल्म निर्माण का हमारा बचपन से शौक़ था। जब हम कॉलेज में मद्रास में पढ़ते थे तो उसी समय हम शूटिंग करने भी जाते थे, क्योंकि घर से मेरे पैसे बहुत कम आते थे। तो उस समय हॉस्टल का फ़ीस देना, कॉलेज का फ़ीस देना थोड़ा सा दिक्कत होता था। तो मैं शूटिंग करना चाहा एज ए जूनियर आर्टिस्ट। मैंने मलयाली में, तमिल में, तेलुगु में, हिंदी में और कन्नड़ मूवी में, सब में बहुत सारे मूवी किया। उसमें हमें नाम पूरा याद नहीं है, सभी में जॉब किए। उस ज़माने में हमको एक दिन का 500 रुपये मिलता था, 700 रुपये मिलता। तो वहाँ से ये था कि हम कहीं ना कहीं हम हो सकता है हम भी स्टार बन सकते हैं। लेकिन जब 6 महीना साल भर एज ए जूनियर आर्टिस्ट काम करने के बाद पता चला कि नहीं, इसमें जिसका जान पहचान होगा या जिसका कोई बैकग्राउंड होगा उसी को जो मतलब इसमें स्टार बनने का चांसेस है। तो हमने उसमें सपना छोड़ दिया। सपना छोड़ करके फिर अपने पढ़ाई में लग के इंजीनियरिंग कंप्लीट करके फिर मैंने दिल्ली आ गया। उसके बाद जब यहाँ पे दिल्ली में रहते हुए तो मुंबई में प्रोजेक्ट चल रहा था, तो मेरा एक सपना था कि एक सिनेमा बनाऊँ अपना। तो मैं राजकुमार संतोषी के साथ बैटल ऑफ सारागढ़ी एक मूवी बनाया, लेकिन किसी तरह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम चलते आधा बन के तैयार है, आधा रुक गया उस प्रोजेक्ट। तो दूसरी मूवी हम उसकी बनाया गांधी गोडसे एक युद्ध। उसमें एक गांधी जी का और गोडसे जी का जीवनी दिखाया गया। हम लोग बचपन में पढ़ते थे गांधी जी और गोडसे के बारे में क्या है। गांधी जी के बारे में तो सब कुछ पढ़ाया जाता था, गोडसे के बारे में पढ़ाया नहीं जाता था। इसलिए हमने उस सब्जेक्ट को चुना कि थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट लिया जाए और उसमें आगे फिर हम सिनेमा में लाइन में। तो उसमें कुछ रिटर्न मिला आपको? रिटर्न नहीं, प्रॉफिट नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं हुआ। मतलब ओवरऑल मतलब जो एक शौक था वो शौक पूरा हुआ बस। आगे आपका सामाजिक क्षेत्र में क्या रुचि है? सामाजिक क्षेत्र में तो हमारा एक मधेसी वैश्य समाज का एक संगठन बना हुआ है, जो अखिल भारतीय मधेसी जो 1905 से है, जो ऑल ओवर इंडिया में सारे संगठन काम कर रही है। और उसी तरह हम चाहते हैं कि दिल्ली में भी हमारा इस संगठन को ज़्यादा विस्तार हो, विकास हो, उसलिए हम संगठन से जुड़े हैं। उसमें भी थोड़ा सा एक अलग से हमने अलग हट करके एक अलग संगठन है, मधेसी समाज का ही है, बाबा गणिनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया हुआ है, जो 2006 में रजिस्टर्ड हुआ है। तो उसी के साथ लगा हुआ हूँ। साउथ एक्स में हमारा ऑफिस है, साउथ एक्स कोटला मुहारा पर। वो भी हमने मतलब ट्रस्टी को दिया हूँ कि ये ऑफिस चलाइए जब तक कि हमारा समाज का अपना लैंड हो। मेनली जुड़ने का ये है कि समाज का आदमी जैसे गरीब से, हमारे समाज में बहुत लोग गरीब हैं, पढ़े हैं, अनपढ़े हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो दिल्ली आएँ तो उनको भटकना ना पड़े। क्या धर्मशाला बना रहे क्या? हाँ, धर्मशाला भी बना रहे हैं और थोड़ा सा रूम भी बना रहे हैं। उसमें क्या होगा कि जैसे कोई बिजनेसमैन है, अब आया बिजनेस के लिए भी उसको दिक्कत है, परेशानी है, तो हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकता है। हमारे समाज के लोग हैं, और जब हमारा समाज विकास होगा तो हमारा देश विकास होगा। जब हमारा समाज ही विकास नहीं होगा तो देश कैसे विकास होता? तो उस स्ट्रेटेजी पे मैं काम कर रहा हूँ कि पहले अपने समाज को डेवलप किया जाए। तो हमने साउथ और हम 2-3 जगह ज़मीन भी देखना चाहिए। हमारा उसमें कमेटी भी बनाया हुआ, कमेटी बना करके ये चर्चा में चल रहा है कहाँ ज़मीन बेस्ट सूटेबल हो, ताकि आने वाला जनरेशन को किसी तरह के जो हम लोग कठिनाई झेलें उन लोगों को ना झेल पाए। तो ये गांव का जो मातृभूमि से कैसा लगा और उसके लिए क्या करना चाहते हैं?
गांव से तो लगाव है, बचपन से ही हमारा लगाव है, क्योंकि हमने स्कूलिंग बचपन ही से हमारा बचपना वहाँ गुजरा है। तो बचपन से हमारा एक है कि हम हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो गांव के बच्चे को नहीं मिलता है, ऐसे दिल्ली में, बॉम्बे में तो बहुत सारे पब्लिक स्कूल हैं, गांव में भी हैं, लेकिन उस तरह से हमारे गांव में करीब करीब 50 गांव में स्कूल नहीं है। सब या तो गया जाते हैं या टिकारे जाते हैं। इसके लिए हमने एक NGO बनाया है। क्या गाँव का नाम होता है? पंचानपुर टिकारी थाना पड़ता है। और हमने उसके लिए ज़मीन भी खरीद लिया हूँ, 2 एकड़ ज़मीन लैंड है, उसमें ड्राइंग भी बना हुआ है, नक्शा भी बन के तैयार है। बस उसको इम्प्लीमेंट करना है कि कब हम उसको इम्प्लीमेंट करें। वो इसलिए हम बनाने का इच्छा कि अगर स्कूल बना देते तो हमारा जो गांव के जो छोटे छोटे मतलब जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब है, जिसके बाद पैसे नहीं हैं, उस सबको भी हम अपना उस तरह से शिक्षा दें ताकि वो अपने देश के विकास में काम आ जाए और अपने आगे बढ़ें। महापुरुष में आप किसको प्रेरणा स्रोत मानते हैं? महापुरुष में तो बहुत सारे महापुरुष में, ऐसे स्वामी विवेकानंद का हम ज़्यादा मानते हैं। अच्छा, फिल्म के क्षेत्र में आप अपना रोल मॉडल किसको मानते हैं? फिल्म क्षेत्र में तो सभी को है, लेकिन रोल मॉडल ऐसा हमारा कोई ऐसा सिनेमा में है नहीं। ऐसा अमिताभ बच्चन से मैं थोड़ा सा बहुत ही लगाव है, शुरू से ही। जब बचपन में हम उसका मूवी देखते थे तो अमिताभ बच्चन से लगाव। तो कोई अमिताभ बच्चन का एक गाना जिसको आप दर्शकों के सामने गुनगुनाना चाहेंगे? अमिताभ तो है तेरे जैसा यार का, मतलब हमें तो सिनेमा गाने का शौक तो उतना नहीं है। तो आज का फिल्म निर्माण में रुचि है आपकी, तो पहले का फिल्म और आज के फिल्म में क्या आपको क्या लग रहा है, कैसा फिल्म बनना चाहिए? पहले का फिल्म होता था, नेचुरल फिल्म होता था, जो साइट पे जाके शूटिंग होता था। आज के सिनेमा क्या होता है, एक कमरे बैठ के शूटिंग हो जाता है, उसको एडिटिंग करके VFX करके बच्चे को दिखाया जाता है इस तरह से। लेकिन जब पहले की शूटिंग होता था, आउटडोर शूटिंग हुआ था, वहाँ 10 दिन 2 महीना कैंप रहता था, और वहाँ पे जो आर्टिस्ट लोग वो भी इंजॉय करते थे, और जो सिनेमा जो देखने भी आते थे शूटिंग देखने, वो भी इंजॉय करते थे। लेकिन आज की जो सिनेमा है तो उसमें पहले जैसा नहीं है, और न उस तरह से कैरेक्टर है, न उस तरह जैसे हम लोग गांव में सिनेमा देखते थे तो मीनिंग होता था। पिताजी दादाजी पूछते थे कौन सा सिनेमा देखा है, तो उसका एक नाम से ही पता चल जाता है इसका मीनिंग ये है। अभी क्या है, नाम कुछ है, उसका मीनिंग कुछ और है, तो सिनेमा से ऐसा कुछ। फिल्म निर्माण में रुचि है तो बिहार का जो भोजपुरी फिल्म जगत है, भोजपुरी सिनेमा, तो उसमें आपने क्यों पैसा नहीं लगाया? भोजपुरी में भी है, हमारे रवि किशन कुमार जी हैं, मनोज तिवारी से है, 2-3-4 बार मुलाकात हुआ है हमारी। फिर निरहुआ जी हैं। आगे है भोजपुरी प्रोजेक्ट में काम करने के? अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन हम वैसा अवसर आएगा तो हम। भोजपुरी फिल्म का कैसा स्कोप है बताएं? भोजपुरी का पहले जैसा नहीं होता। भोजपुरी में अभी क्या है, पहले तो जैसे नदिया का पार देखते थे, चाहे गंगा किनारे मोरा गांव देखे थे, तो वहाँ के आदमी का उस तक हमारे जो भोजपुरी कल्चर को दिखाया था। आजकल कल्चर नहीं दिखा करके ना वो थोड़ा सा बर्गलर दिखाते हैं, इसलिए हम भोजपुरी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। तो दिल्ली NCR में बड़ी संख्या में बिहार के लोग बसे हुए हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसे वो आगे बढ़ें, क्या करें बताइए? बिहार जैसे हमने मद्रास में था, हम लोग मद्रास में बिहार एसोसिएशन बनाए थे। तो बिहार एसोसिएशन हमने माउंट रोड में ही है, दामोदरन स्ट्रीट, वहाँ पे हम लोग 7 मंजिल बिल्डिंग बनाए थे, लेकिन अभी कुछ कारण डिस्प्यूट चल रहा है। उसी तरह मैं चाहता था कि बिहार यहाँ दिल्ली में भी अपना बिहार का एक अलग बिल्डिंग हो, जिसमें बिहार एसोसिएशन के नाम पे मतलब जितने भी छोटे छोटे गाँव, छोटे छोटे कस्बे आ करके यहाँ पे रहें, और उस तरह को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, क्योंकि बाहर से वो आदमी है तो क्या होता है, किसी को दिक्कत परेशानी होता, कोई देखने वाला नहीं, अकेलापन महसूस करता। लेकिन उस तरह से समाज में काम करने की हम इच्छा रखते हैं। बस मैं यही बिहार के आदमी लोग को संदेश देना चाहता हूँ कि कुछ भी काम करें, ईमानदारी से, मेहनत से काम करें, और वो हमेशा आगे बढ़ेंगे। कोई भी शिकायत करे, कोई भी बुराई करे, उसको नजरअंदाज करें, क्योंकि आगे पीछे देखने, जब हमेशा गाड़ी चलाते हैं, स्टीयरिंग चलाते हैं, तो पीछे नहीं देखा जाता। तो जो आदमी बिजनेस करो तो, चाहे नौकरी करे तो, चाहे झाड़ी मजदूरी करे तो, ट्रैक्टर ड्राइवर हो, चाहे ऑटो ड्राइवर, कुछ भी हमेशा आगे देखने की कोशिश है। तो विकास का कितना अवसर है दिल्ली NCR में बताइए? दिल्ली NCR में विकास का बहुत अवसर है, जिसमें रियल एस्टेट में भी है, कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, सभी में है, बशर्ते कि हम चाहते हैं कि हर एक बिहार एक दूसरे को आदमी को मदद करे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ RBM न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें।